तो जो सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज़ में हम देखेंगे इसकी एक शॉर्ट ओवरव्यू अगर आप देख लें, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सिमेंटिक वेब होता क्या है? फिर हम देखेंगे कि सिमेंटिक वेब के लिए एक डेटा मॉडल डिज़ाइन किया गया है जिसको हम आरडीएफ कहते हैं, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क आरडीएफ के बारे में देखेंगे। और ये देखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस को आरडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और ज़ाहिर है कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज हो, कोई भी डेटाबेस जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए कोई क्वेरी लैंग्वेज होती है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो इन केस ऑफ आरडीएफ जो है स्पार्कल क्वेरी को स्टैंडर्डाइज़ किया गया एज़ ए क्वेरी लैंग्वेज, ये स्पार्कल हम देखेंगे। और इन द एंड हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई आरडीएफ डेटा मौजूद है तो उसको रिलेशनल डेटाबेस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसकी स्टोरेज के लिए। तो अ, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिमेंटिक वेब की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिमेंटिक वेब होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाई सिमेंटिक वेब? Today's web is huge hub of information containing several billion of documents used by more than 30 million users. The rapid growth of information on web make it more difficult to find the relevant information. तो जो मौजूदा वेब है, जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिसको मोर देन 30 मिलियन यूज़र यूज़ कर रहा है। जहाँ भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सर्च करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो और आज के कीवर्ड बेस्ड सर्च इंजन गूगल, याहू आर यूज्ड ऑन वेब टू रिट्रीव रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेब में कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो आप गूगल या याहू को यूज़ करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो जो कुछ आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप कुछ लिखते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ले आए। तो गू जब आप कुछ सर्च करना चाहते हैं गूगल, याहू पे, तो वो क करते क्या है? दे रिट्रीव huge part of relevant pages, high recall, and can also retrieve irrelevant document with certain term in different meaning, low precision. प्रॉब्लम मौजूदा वेब का ये है कि जब आप गूगल, याहू या कोई भी सर्च इंजन जब आप यूज़ करते हैं डेटा को सर्च करने के लिए, कोई चीज़ सर्च करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए, तो ये सर्च इंजन्स क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन तो ले आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले आता है और इन द एंड इन्फॉर्मेशन इन लिंक्स में से सर्च आपको खुद करना पड़ता है। एक तो ये कि रेलेवेंट पेजेस बहुत ज़्यादा ले आता है और दूसरा ये कि ये बाज़ औक़ात इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी ले आता है, क्योंकि गूगल और याहू जो है वो कीवर्ड बेस्ड सर्च इंजन्स हैं। ये कीवर्ड्स को देखते हुए इन्फॉर्मेशन ले आता है। मैं आपके अ, उसके लिए कि ये किस तरह से काम करता है, एक दूसरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स न्यू शेयर। अम, आइए, ये अगर आप देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च कर रहे हैं कि चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च करना चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का चेयरमैन कौन है? जब आप गूगल में ये टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने सारे लिंक्स आ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, इम्प्रूविंग नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इंटीग्रेशन, वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ दिस, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, Faculty of Department and Computer Science and IT, University of Balochistan, Images, Department of Computer Science, University of Turbat, Department of Computer Science, Butams। तो जैसे हम कह रहे थे कि आपका अ, अ, जो हम कह रहे थे कि ये जो
सर्च इंजन है, ये कीवर्ड बेस्ड सर्च इंजन्स हैं, ये जो भी इसको वो मिल रहा होता है उसी को, जैसे अब होना तो ये चाहिए था कि आपने यहाँ पे टाइप किया चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो जैसे आपको पता है डॉक्टर एहसान आप चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का, तो होना तो ये चाहिए था कि एग्ज़ैक्टली डॉक्टर एहसान का नाम यहाँ पे आ जाता। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लिंक्स ला रहा है। तो अगर आपने सर्च करना है कि और यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले आता है आपके लिए कि खुद सर्च करें, और दूसरा ये इसको हाई रिकॉल कहते हैं, और दूसरा ये प्रॉब्लम है कि ये इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी ले आता है। अब देखिए ये तो रेलेवेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान आपको मिल जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शायद डॉक्टर एहसान मिल जाए। लेकिन अगर आप देखें ये इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी ले आता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत, क्योंकि इसने क्या सर्च किया, आपके आपने जो सर्च करने के लिए अपनी वो इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसमें आपने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस भी दिया था। तो ये पार्ट भी दे के सर्च कर रहा है जो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्यूटम्स, ये भी इर्रेलेवेंट है क्योंकि वो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है अ, क्योंकि ये सिर्फ ये वाला पार्ट देख के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत, ब्यूटम्स, ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट है हमारे लिए क्योंकि हम चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सर्च कर रहे हैं। लेकिन ये इर्रेलेवेंट पेजेस भी ला रहा है, और साथ में अगर रेलेवेंट पेजेस ला भी रहा है तो वो बहुत ज्यादा ला रहा है। एक एक करके आपको सर्च करना पड़ेगा कि चेयरमैन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कौन है। फॉर एग्जाम्पल आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं और आपको देखना पड़ता है, यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको नजर नहीं आ रहा। फिर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट में सर्च करते हैं, वहां पे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। एकेडमिक में आप सर्च करते हैं, वहां भी नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल आप जाके फैकल्टी में सर्च करते हैं तो एक एक नाम आप पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डॉक्टर एहसानुल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर इंचार्ज चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आपने देखा कि एक एक इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए कि चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, आपको बहुत ज्यादा यानी कि लिंक रेलिवेंट पेजेस का ले आता है। फिर आपको खुद ही उस पर क्लिक करके जाके देखना पड़ता है कि कौन है, और साथ साथ में जिसको हम हाई रिकॉल कहते थे, और साथ साथ में वो इरेलीवेंट पेजेस भी ला रहा है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बा, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बा, ब्यूटम्स। तो ये हमने देखा कि मौजूदा वेब में डेटा बहुत ज़्यादा मौजूद है, और इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी, डेटा सर्च करना इतना मुश्किल होगा। इन्फॉर्मेशन क्यों ज़्यादा है? आपने देखा होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन अपना वेबसाइट बना रहा है, तो जो जितनी ज़्यादा वेबसाइट बनेंगे, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, डेटा सर्च करना, रेलेवेंट डेटा सर्च करना इतना मुश्किल होगा। और हमने देखा कि मौजूदा वेब में सर्च इंजन्स जैसे गूगल, याहू वगैरह आप यूज़ करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए, और इन सर्च इंजन्स की प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले आता है, जिसको हाई रिकॉल कहते हैं, रेलेवेंट पेजेस, और साथ में कैन आल्सो रिट्रीव इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, और ये साथ में इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी ले आता है विद सर्टेन टर्म इन डिफरेंट मीनिंग। टर्म्स तो सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, लो प्रिसीजन। जैसे हमने देखा कि हम चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सर्च कर रहे थे, हमने टाइप किया गूगल में, और वो बहुत सारे लिंक्स उसने ले आए। कुछ तो रेलिवेंट थे, जैसे जिस जहाँ भी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कंप्यूटर साइंस लिखा था वो ले आए, फिर हमें खुद जाके सर्च करना पड़ा। और दूसरा ये इररिलेवेंट भी डॉक्यूमेंट्स ला रहे थे, जैसे आपने देखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्यूटम्स, जो इरेलीवेंट है क्योंकि डॉक्टर एहसान तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो ये कीवर्ड सर्च इंजन्स हैं, इस वजह से ये इरेलीवेंट भी ले आता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि विच
country in Europe is with the lowest GDP. तो फॉर एग्जांपल पुर्तगाल ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे कम जीडीपी है यूरोप में, लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करना चाहेंगे तो वो बहुत सारे लिंक ले आएगा, जहाँ जहाँ उसको यूरोप मिलेगा किसी वेबसाइट पे, या जहाँ पे जीडीपी मिलेगा वो सारे ले आएगा, और आपको एक एक करके देखना पड़ेगा कि जीडीपी कितना है, ये कंट्री यूरोप में है नहीं है, तो काफी मुश्किल है आपको इंफॉर्मेशन मिले। तो इस मौजूदा वेब का जो प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन ब्राउजिंग एंड रीडिंग इज नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर दिस, कि ह्यूमन को खुद ब्राउज करके और रीड करना पड़ेगा ताकि वो इसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे हमने एग्जांपल में देखी कि आपने जब आपने टाइप किया कि चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, तो काफी सारे लिंक्स खुले और आपको एक एक लिंक पे जाके क्लिक करके देखना पड़ा कि कहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की चेयरमैन की इंफॉर्मेशन है, और वहां से आप देख लेते हैं। तो ये मौजूदा वेब की प्रॉब्लम है, और हम देखते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम मौजूदा वेब में है क्यों। The main problem of processing and interpreting web information is the representation of data on web. ये जो प्रॉब्लम है कि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है वेब में, कि डेटा वेब में किस तरह से मौजूद है। Current web consists of unstructured or semi-structured text formatted for human reader using HTML language. जो करंट वेब में है, डेटा जो है ये कंसिस्ट करता है, ये डेटा अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट फॉर्म में मौजूद है, जिसको इसको इस तरह से फॉर्मेट किया गया है ताकि इसको ह्यूमन अच्छी तरह से पढ़ सके, देख सके। और कौन सी लैंग्वेज यूज किया गया है? HTML लैंग्वेज के लिए यूज किया गया है। तो आप जो भी मौजूदा वेब में जो भी वेबसाइट आप देखते हैं वो HTML लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया है, और HTML मार्कअप ओनली प्रोवाइड द वे to structure and present information on web pages but doesn't refer to its content. HTML markup क्या करता है? HTML markup सिर्फ डेटा को स्ट्रक्चर करता है और प्रेजेंट करता है वेब पेजेस पे, बट डजंट रेफर टू इट्स कंटेंट, और उसको कुछ नहीं पता होता कि ये जो डेटा इसमें मौजूद है, जो कंटेंट मौजूद है, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो है क्या। फॉर एग्जाम्पल, the job of understanding the content and extracting useful information is left to the user. Understanding and extracting of information is almost impossible by machine. तो HTML मार्कअप जो है वो सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करता है और कंटेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। अब डेटा को अंडरस्टैंड करना और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना ये यूजर पे छोड़ा जाता है, कि यूजर खुद सर्च करे कि उसको क्या इंफॉर्मेशन इसमें से चाहिए होता है, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बाय मशीन। मशीन का मतलब यहाँ पे जैसे गूगल, याहू वगैरह कि जाके वो सर्च करके वो यूजफुल इंफॉर्मेशन ले आए, ये तकरीबन नामुमकिन है कि वो गूगल और याहू जाके उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके ले आए। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि जब आप सर्च कर रहे थे कि हु इज चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो गूगल और याहू बिल्कुल एग्जैक्टली डॉक्टर एहसान आपके लिए नहीं ला सका, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो सिर्फ कीवर्ड सर्च इंजन यूज करते हुए आपके लिए लिंक्स ले आता है, और ये डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट करना कि उसमें से डॉक्टर एहसान एक्सट्रैक्ट करना कि ये चेयरमैन डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, ये आपका अपना काम है कि आप हर लिंक को क्लिक करे, देखे, जाके पढ़े, देखे और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाले। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है HTML की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिया हुआ है एक कोर्स के बारे में, HTML कोड डिस्क्राइबिंग द कोर्स डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जहाँ पे इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोर्स का नाम डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हेडिंग है, और हेडिंग के नीचे इटॉलिक फॉर्म में लिखा है बाय प्रोफेसर जॉर्ज लॉजन, कि इसको प्रोफेसर जॉर्ज लॉजन टीच करता है इस कोर्स को।
इन विंटर सेमेस्टर 2008-9 मजीद इंफॉर्मेशन कि इस कोर्स को 2008-2009 में विंटर सेमेस्टर में ऑफर किया गया। 8 डेबिस डिपार्टमेंट का नाम है। तो ये एक HTML कोड है जो सिर्फ आपको हेडिंग देता है, इसको हेडिंग दिया जाए, इसको इटैलिक लिखा जाए, मतलब ये जो हम ऊपर कह रहे थे कि HTML जो मौजूदा वेब है वो HTML लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाया गया है। और HTML का प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है और डेटा के बारे में खुद कुछ नहीं जानता। अब चूंकि वो खुद नहीं जानता तो डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो जो यूजर होता है, जो बंदा, जो इंसान इसको एक्सेस कर रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर इंफॉर्मेशन को पढ़े और अपने काम का डेटा उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे। जो मशीन होते हैं जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, वो ये इंफॉर्मेशन, वो डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा की कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि डेटा की कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, टेक्स्ट फॉर्म में मौजूद है। अब मैं एक और स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोबारा से यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। मैं ये ये मैं खोलता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये एक HTML पेज है, ये एक मौजूदा वेब में हमारे पास एक वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की। तो जैसे कि हम अभी कह रहे थे कि जैसे हम कह रहे थे कि जो हमारे पास जो भी वेब, मौजूदा वेब में जो डेटा मौजूद है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है। जैसे आप देखें कि ये डिस्क्रिप्शन, ये टेक्स्ट फॉर्म में अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब कि कोई खास फॉर्मेट नहीं है। जैसे अगर आपने डेटाबेस इंफॉर्मेशन, डेटाबेस का कोर्स आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे खास डेटा की एक खास स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे टेबल्स फॉर्म में। और आपको इंफॉर्मेशन सर्च करना बड़ा आसान होता है। आप जस्ट कुछ टाइप करते हैं, क्वेरी लिखते हैं और वो इंफॉर्मेशन ले आता है, फौरन एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन ले आता है, क्योंकि डेटा की एक स्ट्रक्चर है वहाँ पे, टेबल फॉर्म में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए डेटा एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेटा यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक करंट वेब की एग्जांपल है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की वेबसाइट है कि यहाँ पे डेटा इन्होंने जो प्रेजेंट किया है, जो वेबसाइट बनाया गया है, ये HTML लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया है। और HTML जो मार्कअप्स होते हैं वो सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, कि जैसे यहाँ पे इन्होंने इस तरह से हेडिंग दी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान पर, हेडिंग के नीचे इन्होंने क्लासिफिकेशन की है कि एडमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट्स, और ये सारी इन्होंने मतलब HTML के थ्रू, ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो आप जो भी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, आप जाके खुद ही पढ़ते हैं उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे आप, एक तरीका तो ये था कि हमने देखा कि अगर आपने सर्च करना है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का चेयरमैन कौन है, आप गूगल पे आपने टाइप किया, तो गूगल पे जब आपने टाइप किया तो वो बहुत सारे लिंक लिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि दूसरा तरीका ये था कि आप डेटा खुद रीड करें, उसमें से एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। फर्स्ट को अगर आपको चाहिए, आपको ये सर्च करना हो कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट का चेयरमैन कौन है, तो आप जाएंगे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, फिर आप जाएंगे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और वहां से आप जाएंगे फैकल्टी, और फैकल्टी में आप देखेंगे कि डॉक्टर एहसान इज द चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। तो ये मौजूदा वेब में हम देखते हैं कि डेटा
जो है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म या सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है और इसको HTML के टैग्स यूज करते हुए बनाया गया है। अभी हम दोबारा अपने स्लाइड्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक दोबारा मैं इसको रिव्यू करता हूँ कि वाई सेमेंटिक वेब। तो हमने देखा कि जो आपके पास जो आपका जो मौजूदा वेब है उसमें प्रॉब्लम ये है कि डेटा आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें प्रॉब्लम है कि डेटा जो वेब पे मौजूद डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद होता है और वो HTML लैंग्वेज यूज करते हुए बनाया गया। और HTML का प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा को रिप्रेजेंट और स्ट्रक्चर तो दे देता है लेकिन वो कंटेंट के बारे में नहीं जानता कि इंफॉर्मेशन है क्या इसके अंदर। और वो जो कंटेंट को अंडरस्टैंड करना और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना वो यूजर पे छोड़ा जाता है कि खुद ही पढ़े उसको, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे। और अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बाय मशीन। जो आपके पास मशीन है गूगल याहू वगैरह, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उनके लिए कि वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके क्योंकि डेटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। ये हमने एग्जांपल भी देखी कि ये एक कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, HTML के टैग्स, हेडिंग, इटालिक ये वगैरह यूज करते हुए बनाया गया है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे। ओके, तो हमने प्रॉब्लम हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि मौजूदा वेब में का प्रॉब्लम क्या है। अब हम देखते हैं कि सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला है। जो सेमेंटिक वेब का विजन उन्होंने प्रेजेंट किया है कि सेमेंटिक वेब होना चाहिए। तो सेमेंटिक का मतलब मीनिंग होता है बेसिकली। हम देखते हैं कि सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला है, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। Semantic web approach to solve this problem is the replacement of HTML by more appropriate language that represent web content in more machine processable form. तो उन्होंने जो सेमेंटिक वेब का जो विजन उन्होंने पेश किया है कि मौजूदा करंट वेब का जो प्रॉब्लम है कि आप यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने अप्रोच उसके लिए ये निकाला है कि आप जो ऑलरेडी जो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे डेटा को HTML से, HTML की बजाय आप क्या करें, कोई और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करें ताकि डेटा को मोर मशीन प्रोसेसेबल फॉर्म में लाया जा सके। मशीन प्रोसेसेबल फॉर्म का मतलब ये है कि कोई क्वेरी इंजन, कोई सर्च इंजन डेटा को अंडरस्टैंड कर सके और उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सके। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मशीन प्रोसेसेबल का मतलब क्या है। मैं एक और स्क्रीन आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। लेट्स से ये हमारे पास एक टेबल है कि जिसमें डेटा मौजूद है कि डिपार्टमेंट उनके चेयरपर्सन, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का अगर आप देखें तो चेयरमैन डॉक्टर एहसान, फिजिक्स का डॉक्टर अजब कासी, इकोनॉमिक्स का डॉक्टर अहमद, मैनेजमेंट साइंसेस का डॉक्टर जान मोहम्मद। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम अपने वेब सेमेंटिक वेब का जो विजन है वो ये है कि डेटा को इस तरह से कोई खास स्ट्रक्चर दिया जा सके, स्ट्रक्चर्ड हो डेटा आपका वहाँ पे मौजूद। जब स्ट्रक्चर्ड होगा तो उसका फायदा ये होगा कि आप डेटा को जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ले आएगा। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस का चेयरमैन कौन है, तो आप सिंपल क्या लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट चेयरपर्सन फ्रॉम, फॉर एग्जांपल ये जो डेटा पड़ा हुआ है ये फ्रॉम फैकल्टी, फ्रॉम departments where department is equal to
वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस आप लिखते हैं। आपने देखा होगा जब आप इस तरह की एसक्यूएल क्यूरी लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास फौरन रिजल्ट आ जाता है। डॉक्टर एहसानुल्लाह, ये आपके पास आ जाता है क्योंकि आपने सिंपल लिखा कि चेयरमैन कौन है, जबकि डिपार्टमेंट क्या, वेयर डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर साइंस, तो आपके पास रिजल्ट डॉक्टर एहसानुल्लाह फौरन आ जाता है, एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा पीछे एक स्ट्रक्चर है, उसका एक टेबल फॉर्म में मौजूद है। तो सेमेंटिक वेब का अप्रोच ये है कि वो इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करता है कि एचटीएमएल लैंग्वेज को रिप्लेस किया जाए किसी ऐसी एप्रोप्रिएट लैंग्वेज से कि वो डेटा को रिप्रेजेंट करे मोर मशीन प्रोसेसेबल फॉर्म में, कि कोई स्ट्रक्चर दे सके उसको डेटा को। टिम बर्नर्स-ली प्रेजेंटेड हिज विजन ऑफ सेमेंटिक वेब इन इन ये कोई रिसर्च पेपर का नाम है। वेयर इन एडिशन, ये जहाँ भी यहाँ पे इस तरह का नंबर होगा उसका मतलब ये है कि वो कोई लिटरेचर होगा, तो आप जाके डिटेल में वो पढ़ सकते हैं कि टिम बर्नर्स-ली ने क्या सेमेंटिक वेब का विजन किया। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको इस तरह का नंबर नज़र आए तो ये बेसिकली कोई वो होगा, कोई रिसर्च पेपर होगा। जैसे इस केस में हमारे पास अगर आप एलएमएस के साइट पे जाएँ तो आखिरी जो पोर्शन है वहाँ पे रिसर्च लिटरेचर के नाम से एक स्लाइड्स मौजूद है, जहाँ पे वो डिटेल रिसर्च पेपर्स या जो भी मटेरियल है उसके बारे में दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खोलता हूँ ये, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर मैं ढूँढ सकूँ उसको, हाँ, ये जैसे एक स्लाइड है लिटरेचर के नाम से, जहाँ भी आपको 1, 2, 3 इस तरह से नज़र आए तो बेसिकली वो उस लिटरेचर के बारे में है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जैसे टिम बर्नर्स-ली ने जो सेमेंटिक वेब का विज़न पेश किया था वो इसमें मौजूद है। आप डिटेल में ये फिर इस रिसर्च पेपर को पढ़ के अ, पढ़ लें इसको इसे, ताकि समझ में आ जाए कि सेमेंटिक वेब है क्या। तो ये जहाँ भी इस तरह का नंबर हमारे स्लाइड्स में मौजूद होगा वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि मैंने किसी आगे जाके मैंने इसको अपलोड भी किया हुआ है एज़ ए पीडीएफ। तो मैं दोबारा अपने स्लाइड्स पे आता हूँ। ये हमारा तो टिम बर्नर्स-ली ने Tim Berners-Lee presented his vision of semantic web, where in addition to being human-readable, information on web is made more accessible by giving it well-defined meaning in machine-processable way. टिम बर्नर्स-ली जो साइंटिस्ट जिसने सेमेंटिक वेब का विजन पेश किया, उसका विजन ये था कि ठीक है, वेब इसी तरह से इसी फॉर्म में हो कि उसको ह्यूमन पढ़ सके जिससे मौजूदा वेब है, लेकिन ऑन द बैक एंड डेटा वेब को इस तरह से एक्सेसिबल बनाया जा सके कि उसको कोई डेटा जो उसमें मौजूद है उसको कोई मीनिंग दी जा सके, उसको कोई स्ट्रक्चर दिया जा सके कि उसको मशीन भी प्रोसेस कर सके। जैसे बताया गया कि मौजूदा वेब को सिर्फ ह्यूमन प्रोसेस कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, मशीन उसको प्रोसेस नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। मशीन अंडरस्टैंड नहीं करता कि ये क्या इन्फॉर्मेशन इसमें पड़ी हुई है, ताकि अगर कोई यूजर कुछ सर्च करना चाहे तो वो एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन ले आए। तो टिम बर्नर्स-ली ने कहा कि इन एडिशन टू बीइंग ह्यूमन रीडेबल, इंफॉर्मेशन ऑन वेब इज मेड मोर एक्सेसिबल, मशीन इंफॉर्मेशन को मजीद एक्सेसिबल किया जाए बाय गिविंग इट वेल डिफाइंड मीनिंग, कि इंफॉर्मेशन को कुछ मीनिंग दी जाए, कोई स्ट्रक्चर दिया जाए। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम एक्सएमएल कहते हैं, एंड रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क आरडीएफ,
रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, जिसको हम शॉर्टली RDF कहते हैं, आर द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस proposed by W3C, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम कहते हैं, टू रिप्रेजेंट सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑन वेब। तो सेमेंटिक वेब में इन दो लैंग्वेजेस, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML और RDF को प्रपोज किया गया है बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, जो कमेटी है जिसने सेमेंटिक वेब पे जो काम कर रहा है। उन्होंने इन दो लैंग्वेजेस को प्रपोज किया ताकि जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको वेब पे मौजूद जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन दो लैंग्वेजेस को HTML की जगह प्रपोज किया गया। हम देखेंगे कि ये दो लैंग्वेज की जो प्रॉपर्टीज है या जो इसके फीचर्स है, हम देखेंगे कि वो किस तरह से इन डेटा को जो है एक शेप दे देता है। जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा वेब में मौजूद है वो किस तरह से उसको एक स्ट्रक्चर दे देता है। XML overcomes the shortcoming of HTML that provide only fixed set of text for visual representation of information। जैसे कहा गया कि HTML सिर्फ कुछ टैग्स प्रोवाइड करता है जो सिर्फ डेटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, जैसे हेडिंग, बोल्ड, इटालिक, इस तरह की चीजें। वो HTML बहुत कम टैग्स प्रोवाइड करते हैं, वो जो सिर्फ डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। बाकी वो डेटा को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करता HTML के टैग्स। तो इस कमी को दूर करने के लिए XML को प्रपोज किया गया। ये जो नीचे लिंक्स दिए गए, तो ये लिंक्स में जाके आप जैसे ये XML1, RDF2 या W3C जो कमेटी है सेमेंटिक वेब को मतलब डेवलप करने वाली जो कमेटी है, ये इन लिंक्स पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि XML क्या है। पूरा आप दिया हुआ है कि RDF क्या है, उसका फॉर्मेट किस तरह से है। तो आप इन लिंक्स में जाके इनको देख सकते हैं। तो इस स्लाइड्स में हमने ये देखा कि सबसे पहले तो पिछले 2 स्लाइड्स में हमने देखा कि मौजूदा वेब में प्रॉब्लम क्या है। हमने देखा कि मौजूदा वेब में प्रॉब्लम ये है कि डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है उसमें। ह्यूमन को खुद ब्राउज करके उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। क्योंकि डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए जो सर्च इंजन है या जो मशीन्स है, गूगल, याहू वगैरह, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए ले आए, क्योंकि डेटा की कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। तो और हमने देखा कि उसका प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम मौजूदा वेब में डेटा को HTML टैग्स के थ्रू हम जो है बनाते हैं, और HTML के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ कुछ टैग्स प्रोवाइड करते हैं जो सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करता है और उसके कंटेंट को नहीं जानता। तो सेमेंटिक वेब अप्रोच ये है कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जाए कि HTML को रिप्लेस किया जाए by more machine processable by appropriate language, ऐसी लैंग्वेजेस से जो डेटा को रिप्रेजेंट करे मोर मशीन प्रोसेसेबल फॉर्म में। टिम बर्नर्स-ली ने, जो एक साइंटिस्ट है, इसने सेमेंटिक वेब का विजन पेश किया और इसका विजन ये था कि इन एडिशन टू बीइंग ह्यूमन रीडेबल, कि डेटा ठीक है इसी फॉर्म में हो कि इसको यूजर पढ़ भी सके, लेकिन ऑन द बैक एंड डेटा को कोई स्ट्रक्चर भी या कोई मीनिंग भी दिया जा सके ताकि मशीन भी उसको एक्सेस कर सके, यानी गूगल, याहू भी उसको एक्सेस कर सके। फिर इस पर्पस के लिए जो इसने बात की कि HTML को रिप्लेस करे किसी लैंग्वेज से, तो उन्होंने XML और RDF को, इस दो पॉपुलर लैंग्वेज को W3C ने प्रपोज किया ताकि HTML को रिप्लेस कर सके और जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। तो अभी हम XML के बारे में पहले देखेंगे कि XML किस तरह से काम करता है। XML allow user to define their own tags in order to indicate the type of content annotated by that tag. XML HTML के मुकाबले में XML यूजर को ये फ्रीडम देता है कि वो अपना खुद टैग डिफाइन करे ताकि जो डेटा का कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट कर सके।
HTML में वो यूजर को ये फैसिलिटी नहीं देता। HTML के अपने कुछ टैग्स होते हैं, जबकि XML यूजर को ये फ्रीडम देता है कि वो अपना टैग खुद डिफाइन करे और उन टैग के अंदर जो है अपना इंफॉर्मेशन वो डाले कि क्या इंफॉर्मेशन वो रखना चाहता है उसमें। XML data is far more machine processable because every piece of information and their relation are represented through user defined tags. XML data ये ज्यादा machine processable फॉर्म में है, यानी ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखता है डेटा का, because every piece of information and their relation are represented through user defined tags. क्योंकि ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी रिलेशन इंफॉर्मेशन के बीच में होती है, ये डिफाइन करता है किस तरह से, यूजर डिफाइंड टैग्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल इन द XML, फॉर एग्जांपल ये एक XML कोड है डिस्क्राइबिंग द डेटाबेस इन्फॉर्म, ये बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन है डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक कोर्स है जो डॉक्टर प्रोफेसर जॉर्ज लाउजन पढ़ाता है, इस विंटर सेमेस्टर 2008 में पढ़ाता है, और किस चेयर में या किस डिपार्टमेंट में, डेविस में। हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि वो HTML फॉर्म में, अगर मैं पिछली स्लाइड्स में जाऊं तो पिछली स्लाइड्स में HTML फॉर्म में वो इस तरह से पढ़ा हुआ था कि हेडिंग कोर्स का नाम ये है, बाय इटालिक करके बाय दिस, यानी ये सिर्फ हम HTML टैग हेडिंग इटालिक ये इस तरह से यूज करते हुए हम उस कोर्स को वेबसाइट पे दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पे वही कोर्स हमने XML फॉर्म में लिखा है, और XML HTML के मुकाबले में ये इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये यूजर को फ्रीडम देता है कि वो खुद अपना टैग डिफाइन करे। फॉर एग्जांपल इन द XML डेटा बिलो द नेम, टीचर, सेमेस्टर एंड चेयर tags appear within the course tags describing the properties of particular course. अगर आप इस XML कोड को देखें, XML रिप्रेजेंटेशन देके इस इंफॉर्मेशन की इस कोर्स के बारे में देखिए, यूजर खुद अपना टैग डिफाइन कर सकता है। जैसे वो इंफॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में देना चाह रहे हैं तो पहले वो टैग डिफाइन करेगा कि ये कोई कोर्स है, फिर उस कोर्स लिखेगा क्योंकि आप कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर उसके अंदर वो कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा अपना कि नेम, कोर्स का नेम ये है, डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, टीचर, इस कोर्स का टीचर ये है प्रोफेसर डॉक्टर जॉर्ज लाउजन, सेमेस्टर, ये कोर्स इस सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा विंटर सेमेस्टर 2008-9, और चेयर, और इस डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाएगा डेविस। तो आप देखिए कितना अच्छा उन्होंने XML में आप किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि आप कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कोर्स, फिर उसके अंदर उसके प्रॉपर्टीज के एक कोर्स है जिसका नेम ये है, जिसका टीचर ये है, जिसका सेमेस्टर ये है, चेयर ये है। तो आप देखिए कि HTML के मुकाबले में यहाँ पे आप डेटा को अपना टैग डिफाइन करके उसको इस तरह से स्ट्रक्चर दे सकते हैं। नेम, टीचर, चेयर अपीयर विद इन द कोर्स टैग, क्योंकि ये नेम, टीचर, सेमेस्टर, चेयर ये कोर्स टैग के अंदर आता है, इसलिए आप इसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। इसलिए जो है डेटा ये मोर मशीन प्रोसेसेबल है क्योंकि यूजर अपना खुद टैग डिफाइन कर सकता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उनके बीच में जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। XML provides means to define the structure of data through schema language, DTD, DTD and XML schema. However, it lacks the mean to provide the semantic meaning of data. अब XML हमने देखा कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी खूबी ये है कि ये यूजर को मीन्स टू फ्रीडम देता है कि प्रोवाइड मीन्स ये आपको फैसिलिटी देता है कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा थ्रू स्कीमा लैंग्वेज। ये स्कीमा लैंग्वेज यूज करते हुए, XML स्कीमा या DTD यूज करते हुए यूजर को ये फैसिलिटी देता है कि वो अपने डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करे। However, it lacks the mean to provide the semantic of data. Still, XML में अभी भी एक चीज लैक करती है कि वो अभी भी वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता कि वो
कि आप डेटा की मीनिंग को या सेमेंटिक को आप डिफाइन कर सके। एक स्ट्रक्चर तो फिर भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग को अभी भी वो ये फैसिलिटी नहीं दे सकता कि आप डेटा की मीनिंग को डिफाइन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अब हम देखेंगे कि एक्सएमएल की डिसएडवांटेजेस क्या है। एक हद तक तो ठीक है, वो एचटीएमएल से बेहतर है, लेकिन फिर भी हमारा पर्पस फुलफिल एक्सएमएल के थ्रू नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, there is no semantic associated with the nesting of tags, and interpretation of nesting is left to the applications। कि XML के अंदर जो टैग्स यूजर बनाता है, अभी तक कोई खास रूल नहीं है कि उसकी नेस्टिंग कैसी होगी, कि मतलब उसका सीक्वेंस, नेस्टिंग ऑफ टैग्स का सीक्वेंस किस तरह से होना चाहिए। और नेस्टिंग वो यूजर पे छोड़ देता है या उस एप्लीकेशन पे छोड़ता है कि वो खुद अपना नेस्टिंग डिफाइन करे। फॉर एग्जाम्पल, वो जो कोर्स डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम देख रहे थे, द 3 different XML representation in the example below express the same information. George Lawson is the teacher of database information। For example, अगर आप ये इंफॉर्मेशन देना चाहें कि जॉर्ज लाउजन इज द टीचर ऑफ डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप XML में इन 3 डिफरेंट तरीकों से आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका तो ये है कि आप कोर्स टैग डिफाइन करें कि कोर्स का नेम ये है, टीचर ये है। नेम इज डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, टीचर इज जॉर्ज लाउजन। मेन इंफॉर्मेशन आप ये देना चाह रहे हैं कि जॉर्ज लाउजन टीचर है डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का। एक तरीका तो ये है कि आप कोर्स टैग डिफाइन करें कि कोर्स का नेम ये है, टीचर ये है। एक तरीका ये भी है कि आप क्या करें, टीचर टैग डिफाइन करें कि टीचर का नाम जॉर्ज लाउजन है, टीचर्स डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि टीचर का नाम जॉर्ज लाउजन है और वो इस कोर्स को पढ़ाता है। और एक तीसरा तरीका इसी सेम इंफॉर्मेशन है, इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टीचिंग ऑफरिंग, एक टैग डिफाइन करें टीचिंग ऑफरिंग, और उसके अंदर आप कहें कि कोर्स इज डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टीचर इज जॉर्ज लाउजन। तो XML रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट जॉर्ज लाउजन इज टीचर ऑफ, तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन कि जॉर्ज लाउजन इज द टीचर ऑफ डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप तीन डिफरेंट तरीकों से आप उसको डिफाइन टैग्स की नेस्टिंग कर रहे हैं कि आप कोर्स टैग में इसको डिफाइन करें या टीचर टैग में या टीचिंग ऑफरिंग टैग में। तो इसकी डिसएडवांटेज, जो हमारा पर्पस था कि इस तरह होना चाहिए, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये अभी भी XML में ये खामी है, या XML इस चीज को लैक करता है कि वो टैग्स की नेस्टिंग को यूजर पे छोड़ता है। कोई खास फिक्स रूल नहीं है कि इस तरह से लिखा जाए, कोई खास वो एक स्ट्रक्चर नहीं देता है वो। और वो आप क्या करते हैं, आप सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है इसमें। फिर हम आगे जाएंगे, हम देखेंगे कि अगर यूजर को आप अलाउ करते हैं कि वो अपनी एक ही इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से नेस्टिंग कर ले, तो फिर आप आगे जाके देखेंगे कि जब आप इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहेंगे कि फर्ज करो जॉर्ज लाउजन कौन सा कोर्स पढ़ाता है या किस कोर्स का टीचर है, तो आपको उसको क्वेरी करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टैग्स की नेस्टिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से रखा हुआ है। एक यूजर ने ये इंफॉर्मेशन इस तरह से रखा हुआ है किसी वेबसाइट पे, एक यूजर ने किसी इस तरह से रखा हुआ है इस तरह से, तो वो लैंग्वेज के लिए उसके लिए प्रॉब्लम होगी यूजर के लिए क्वेरी लिखने के लिए। उसको नहीं पता होगा कि डेटा इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, डेटा इस फॉर्म में पड़ा हुआ है या डेटा इस फॉर्म में पड़ा हुआ है। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर आप डेटा का कोई खास फॉर्मेट होना चाहिए कि आपको जब आप क्वेरी लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा किस फॉर्म में मौजूद है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। जब आप रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं जैसे ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, इनकी खूबी ये है कि ये एक खास स्ट्रक्चर डेटा का देता है और आपको पता होता है कि डेटा किस तरह से पड़ा हुआ है और इसी तरह से आप अपनी क्वेरी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम देख रहे थे वो ये जो हम इंफॉर्मेशन देख रहे थे कि चेयरपर्सन कौन है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का, तो आपने देखा कि डेटा एक खास
स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है। आपके ज़हन में है कि एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम्स है, एक में डिपार्टमेंट है, एक में चेयरपर्सन है। तो आपको पता था कि डेटा इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो टेबल्स फॉर्म में ही होता है डेटा। और आपको पता था, तो आप सिंपल आपने क्या लिखा, सेलेक्ट चेयरपर्सन, मुझे चेयरपर्सन चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? डॉक्टर एहसान आ गया आपके पास। क्योंकि डेटा आपके पास एक खास स्ट्रक्चर में मौजूद था, तो आपके लिए सर्च करना आसान था। आपको पता था कि ये जो डेटा है, इस टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स है और मुझे चेयरपर्सन चाहिए। किसके लिए? डिपार्टमेंट इज़ कंप्यूटर साइंस। लेकिन अ, लेकिन एक्सएमएल में ये प्रॉब्लम है कि ठीक है, एक्सएमएल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने टैग्स खुद डिफाइन कर लें। लेकिन जो नेस्टिंग ऑफ टैग्स है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि टैग्स की नेस्टिंग इस तरह से होनी चाहिए। इसलिए सेम इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से लिखा जा सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि जब डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट यूज़र एक इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से लिखेगा, और जो डेटा सर्च करने वाला होगा, जो यूज़र होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि डेटा किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए डेटा सर्च करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक लैक है एक्सएमएल का, और इसी को हम लेंगे और हम देखेंगे कि एक्सएमएल के मुकाबले में आरडीएफ इससे बेहतर डेटा रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है। क्योंकि हमने पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि जो टिम बर्नर्स-ली है, जो सिमेंटिक वेब विजन का जिसने आइडिया पेश किया था, उन्होंने ये आइडिया पेश किया था कि एचटीएमएल को रिप्लेस किया जाए किसी ऐसे लैंग्वेज से जो मोर मशीन प्रोसेसेबल हो, जो डेटा को कुछ स्ट्रक्चर दे सके। और हमने देखा था कि उन्होंने एक्सएमएल और आरडीएफ को प्रपोज किया था डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमने देखा कि एक्सएमएल जो है किसी हद तक एचटीएमएल के मुकाबले में एक अच्छी लैंग्वेज है, कि यूजर को ये फैसिलिटी देता है कि वो अपने टैग्स खुद डिफाइन करे और इंफॉर्मेशन दे दे। लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि नेस्टिंग ऑफ टैग्स कोई खास वो नहीं है, यूजर पे छोड़ता है कि वो खुद डिफाइन करे अपनी नेस्टिंग। और नुकसान उसका हमने देखा कि ये है कि जब आप एक इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट नेस्टिंग यूज करेंगे, तो फिर यूजर जो इसको सर्च कर रहा होगा डेटा को, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो किस फॉर्म में अपनी क्वेरी लिखे, जबकि उस डेटा डिफरेंट उसमें अगर स्ट्रक्चर डेटा का मौजूद हो। तो इसलिए हम देखेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में कि आरडीएफ के बारे में देखेंगे कि आरडीएफ इस एक्सएमएल के मुकाबले में कैसे बेहतर है। ओके, तो अगर आप देखें तो जो मौजूदा वेब है, इसमें जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? एचटीटीपी टू ट्रांसफर द ऑन द वेब। वेब में जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो आप एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं टू एड्रेस द डेटा। जब आप डेटा को कोई चीज देखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? यूआरएल या यूआरआई लिखते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का डेटा देखना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं? www.uab.edu। यूआरआई या यूआरएल, डेटा को एड्रेस करने के लिए आप उसका यूआरआई यूआरएल लिखते हैं। टू डिस्प्ले द डेटा, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए जो डेटा आ रहा होता है किसी वेबसाइट पे, तो आप क्या यूज करते हैं? एचटीएमएल लिखते हैं। टू एक्सचेंज द डेटा, जो मौजूदा वेब बेस में डेटा जब आप एक्सचेंज करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दूसरे साइट पे ट्रांसफर करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए आप एक्सएमएल लैंग्वेज यूज करते हैं। टू अंडरस्टैंड द डेटा, अब ये प्रॉब्लम है कि डेटा को अंडरस्टैंड कैसे किया जाए। ये हम देखेंगे कि अब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज किया जाए कि डेटा को अंडरस्टैंड कर सके मशीन और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन ला सके। तो मौजूदा वेब में आप ये चीजें तो अवेलेबल है कि डेटा ट्रांसफर करना है तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल, डेटा एड्रेस करना है, डेटा देखना है या डेटा लाना है कहीं से, उसका यूआरएल यूआरआई आप लिखते हैं। डेटा डिस्प्ले करना है, कोई वेबसाइट बनाते हैं, डेटा अपना
डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप HTML के थ्रू एक्सचेंज द डेटा। नॉर्मली ऑन द वेब डेटा एक्सचेंज किया जाता है कि एक डेटा एक साइड से दूसरी साइड पे, तो आप XML लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी लैंग्वेज वो की जाए, क्योंकि डेटा अभी भी अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो हम देखेंगे कि RDF को कैसे यूज किया जा सकता है डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये एक अगर आप सेमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज का एक लेयर केक अगर आप देखें तो इस फॉर्म में है कि आपके पास URIs होते हैं, जैसे URL, नेम स्पेसेस होते हैं, यूनिकोड, XML, RDF स्कीमा, फिर ओंटोलॉजीज, फिर स्पार्कल RDF डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये पूरा एक लेयर है उसका सेमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज का कि लो लेवल पे ये चीज अवेलेबल होती है। फिर ये RDF डेटा होता है, क्वेरी लैंग्वेज होती है, ओंटोलॉजीज। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होगी इसमें से हम ये देख लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे हम एंड करते हैं, फाउंडेशन सेमेंटिक वेब का। हमने देखा कि सेमेंटिक वेब की जरूरत क्यों है, क्यों मौजूदा वेब काफी नहीं है। तो हमने देखा कि मौजूदा वेब में प्रॉब्लम ये है। फिर हमने देखा कि सेमेंटिक वेब का विजन पेश किया गया कि किस तरह से जो मौजूदा वेब में जो लैक है या जो प्रॉब्लम है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम देखेंगे मजीद कि जो हाँ, उसमें फिर हमने देखा कि प्रॉब्लम मेन जो है वो HTML लैंग्वेज है, क्योंकि वो सिर्फ डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए है और वो कंटेंट को नहीं समझता। तो हमने देखा कि उन्होंने प्रोपोज किया कि इसकी जगह XML और RDF को प्रोपोज किया कि ये बेहतर लैंग्वेज है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वेब पे। और हमने देखा कि XML किसी हद तक काफी बेहतर है HTML से, कि आप यूजर को अलाउ करता है कि अपने टैग्स खुद डिफाइन करे। लेकिन फिर हमने देखा कि उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो मीनिंग अभी भी नहीं दे सकता, जैसे नेस्टिंग ऑफ टैग्स के किस तरह से होना चाहिए, वो यूजर पे छोड़ दिया या एप्लीकेशन पे छोड़ दिया कि अपनी टैग्स की नेस्टिंग करे। तो जब आप एक इंफॉर्मेशन की डिफरेंट तरीकों से नेस्टिंग करेंगे तो यूजर के लिए एक प्रॉब्लम होगा कि वो अपनी क्वेरी किस तरह से लिखेगा। फिर हम देखेंगे कि जो RDF है सोल्यूशन, वो उसका डेटा मॉडल किस तरह से वो किस तरह से अच्छा है HTML और XML से। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और ये लेक्चर सुनने के बाद जब हमारा ट्यूसडे को 10 बजे क्लास होगी, तो अगर कोई क्वेश्चन इसमें वो है इंटरेक्टिवली, फिर आप पूछ लें मुझसे, कुछ समझ में नहीं आया या कुछ मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मुझसे पूछ लें। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। फिर कल इंशाल्लाह ट्यूसडे 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है ये कोर्स जो सेमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज आपके लिए एज इलेक्टिव कोर्स असाइन हुआ है आपके सेमेस्टर के लिए, तो इसको हम स्टार्ट लेते हैं। वैसे एक अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों का जो लेक्चर होगा वो ट्यूसडे को 10 बजे जूम के थ्रू जो है हमारा लेक्चर होगा, इंटरेक्टिव लेक्चर्स। तो मैं लेक्चर जो है उसके लिए बाकायदा में मैं शेड्यूल करके इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं ताकि आप इसको सुन सके लेक्चर को, और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप लेक्चर के दौरान पूछ सके। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम लियाकत अली और मैं 2004 से एज ए फैकल्टी मेंबर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में काम कर रहा हूँ। बीच में काफ़ी अरसे के लिए मैं स्टडी लीव पे अपने मास्टर्स और PhD स्टडीज़ के लिए जर्मनी में मुकीम रहा। और ये जो सेमेंटिक वेब का कोर्स है ये भी एज ए कोर्स मैंने अपने मास्टर्स प्रोग्राम में यहाँ पे जर्मनी में मैंने ये पढ़ा। ये कोर्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरा PhD भी तकरीबन मोर और लेस इसी टॉपिक पे ही था। तो
जो सेमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज़ में हम देखेंगे इसकी एक शॉर्ट ओवरव्यू अगर आप देख लें, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सेमेंटिक वेब होता क्या है? फिर हम देखेंगे कि सेमेंटिक वेब के लिए एक डेटा मॉडल डिज़ाइन किया गया है जिसको हम आरडीएफ कहते हैं, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, आरडीएफ के बारे में देखेंगे। और ये देखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस को आरडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और ज़ाहिर है कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज हो, कोई भी डेटाबेस जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए कोई क्वेरी लैंग्वेज होती है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो इन केस ऑफ आरडीएफ जो है स्पार्कल क्वेरी को स्टैंडर्डाइज़ किया गया एज़ ए क्वेरी लैंग्वेज, ये स्पार्कल हम देखेंगे। और इन द एंड हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई आरडीएफ डेटा मौजूद है तो उसको रिलेशनल डेटाबेस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसकी स्टोरेज के लिए। तो अ, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिमेंटिक वेब की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिमेंटिक वेब होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? Why semantic web? Today's web is huge hub of information containing several billion of documents used by more than 30 million users. The rapid growth of information on web make it more difficult to find the relevant information. तो जो मौजूदा वेब है, जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिसको मोर देन 30 मिलियन यूज़र यूज़ कर रहा है। जहाँ भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सर्च करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो और आज के कीवर्ड बेस्ड सर्च इंजन गूगल, याहू आर यूज्ड ऑन वेब टू रिट्रीव रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेब में कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो आप गूगल या याहू को यूज़ करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो जो कुछ आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप कुछ लिखते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ले आए। तो गू जब आप कुछ सर्च करना चाहते हैं गूगल, याहू पे तो वो करते क्या है? दे रिट्रीव huge part of relevant pages, high recall, and can also retrieve irrelevant document with certain term in different meaning, low precision. प्रॉब्लम मौजूदा वेब का ये है कि जब आप गूगल, याहू या कोई भी सर्च इंजन जब आप यूज़ करते हैं डेटा को सर्च करने के लिए, कोई चीज़ सर्च करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए, तो ये सर्च इंजन्स क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन तो ले आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले आता है और इन द एंड इन्फॉर्मेशन इन लिंक्स में से सर्च आपको खुद करना पड़ता है। एक तो ये कि रेलेवेंट पेजेस बहुत ज़्यादा ले आता है और दूसरा ये कि ये बाज़ औक़ात इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी ले आता है क्योंकि गूगल और याहू जो है वो कीवर्ड बेस्ड सर्च इंजन्स हैं। ये कीवर्ड्स को देखते हुए इन्फॉर्मेशन ले आता है। मैं आपके उसके लिए कि ये किस तरह से काम करता है, एक दूसरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स न्यू शेयर। आइए, ये अगर आप देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च कर रहे हैं कि चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च करना चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का चेयरमैन कौन है? जब आप गूगल में ये टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने सारे लिंक्स आ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, इम्प्रूविंग नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इंटीग्रेशन, वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ दिस, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, Faculty of Department and Computer Science and IT, University of Balochistan, Images, Department of Computer Science, University of Turbat, Department of Computer Science, Butams। तो जैसे हम कह रहे थे कि आपका जो अ, अ, जो हम कह रहे थे कि ये जो सर्च इंजन है, ये कीवर्ड बेस्ड सर्च इंजन्स हैं, ये
जो भी उसको वो मिल रहा होता है उसी को, जैसे अब होना तो ये चाहिए था कि आपने यहाँ पे टाइप किया चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो जैसे आपको पता है डॉक्टर एहसान आप चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का, तो होना तो ये चाहिए था कि एग्ज़ैक्टली डॉक्टर एहसान का नाम यहाँ पे आ जाता। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लिंक्स ला रहा है। तो अगर आपने सर्च करना है कि और यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले आता है आपके लिए कि खुद सर्च करें, और दूसरा ये इसको हाई रिकॉल कहते हैं, और दूसरा ये प्रॉब्लम है कि ये इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी ले आता है। अब देखिए ये तो रेलेवेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान आपको मिल जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शायद डॉक्टर एहसान मिल जाए। लेकिन अगर आप देखें ये इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी ले आता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत, क्योंकि इसने क्या सर्च किया, आपके आपने जो सर्च करने के लिए अपनी वो इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसमें आपने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस भी दिया था। तो ये पार्ट भी दे के सर्च कर रहा है जो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्यूटम्स, ये भी इर्रेलेवेंट है क्योंकि वो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है अ, क्योंकि ये सिर्फ ये वाला पार्ट देख के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत ब्यूटम्स ये बिल्कुल इरेलीवेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सर्च कर रहे हैं। लेकिन ये इरेलीवेंट पेजेस भी ला रहा है, और साथ में अगर रेलिवेंट पेजेस ला भी रहा है तो वो बहुत ज्यादा ला रहा है। एक एक करके आपको सर्च करना पड़ेगा कि चेयरमैन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कौन है। फॉर एग्जाम्पल आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं, और आपको देखना पड़ता है यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको नजर नहीं आ रहा। फिर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट में सर्च करते हैं, वहां पे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। एकेडमिक में आप सर्च करते हैं, वहां भी नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल आप जाके फैकल्टी में सर्च करते हैं तो एक एक नाम आप पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डॉक्टर एहसानुल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर इंचार्ज चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आपने देखा कि एक एक इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए कि चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, आपको बहुत ज्यादा यानी कि लिंक रेलिवेंट पेजेस का ले आता है। फिर आपको खुद ही उस पर क्लिक करके जाके देखना पड़ता है कि कौन है, और साथ साथ में जिसको हम हाई रिकॉल कहते थे, और साथ साथ में वो इरेलीवेंट पेजेस भी ला रहा है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बा, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बा, ब्यूटम्स। तो ये हमने देखा कि मौजूदा वेब में डेटा बहुत ज़्यादा मौजूद है, और इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी, डेटा सर्च करना इतना मुश्किल होगा। इन्फॉर्मेशन क्यों ज़्यादा है? आपने देखा होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन अपना वेबसाइट बना रहा है, तो जो जितनी ज़्यादा वेबसाइट बनेंगे, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, डेटा सर्च करना, रेलेवेंट डेटा सर्च करना इतना मुश्किल होगा। और हमने देखा कि मौजूदा वेब में सर्च इंजन्स जैसे गूगल, याहू वगैरह आप यूज़ करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए, और इन सर्च इंजन्स की प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले आता है, जिसको हाई रिकॉल कहते हैं, रेलेवेंट पेजेस, और साथ में कैन आल्सो रिट्रीव इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, और ये साथ में इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी ले आता है विद सर्टेन टर्म इन डिफरेंट मीनिंग। टर्म्स तो सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, लो प्रिसीजन। जैसे हमने देखा कि हम चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सर्च कर रहे थे, हमने टाइप किया गूगल में, और वो बहुत सारे लिंक्स उसने ले आए। कुछ तो रेलिवेंट थे, जैसे जिस जहाँ भी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कंप्यूटर साइंस लिखा था वो ले आए, फिर हमें खुद जाके सर्च करना पड़ा। और दूसरा ये इररिलेवेंट भी डॉक्यूमेंट्स ला रहे थे, जैसे आपने देखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्यूटम्स, जो इरेलीवेंट है क्योंकि डॉक्टर एहसान तो आपको वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो ये कीवर्ड सर्च इंजन है, इस वजह से ये इरेलीवेंट भी ले आता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि विच country in Europe is with the lowest GDP,
तो फॉर एग्जांपल पुर्तगाल ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे कम जीडीपी है यूरोप में, लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करना चाहेंगे तो वो बहुत सारे लिंक ले आएगा, जहाँ उसको यूरोप मिलेगा किसी वेबसाइट पे, या जहाँ पे जीडीपी मिलेगा वो सारे ले आएगा, और आपको एक एक करके देखना पड़ेगा कि जीडीपी कितना है, ये कंट्री यूरोप में है नहीं है, तो काफी मुश्किल है आपको इंफॉर्मेशन मिले। तो इस मौजूदा वेब का जो प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन ब्राउजिंग एंड रीडिंग इज नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर दिस, कि ह्यूमन को खुद ब्राउज करके और रीड करना पड़ेगा ताकि वो इसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे हमने एग्जांपल में देखी कि आपने जब आपने टाइप किया कि चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, तो काफी सारे लिंक्स खुले और आपको एक एक लिंक पे जाके क्लिक करके देखना पड़ा कि कहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की चेयरमैन की इंफॉर्मेशन है, और वहां से आप देख लेते हैं। तो ये मौजूदा वेब की प्रॉब्लम है, और हम देखते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम मौजूदा वेब में है क्यों। The main problem of processing and interpreting web information is the representation of data on web. ये जो प्रॉब्लम है कि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है वेब में, कि डेटा वेब में किस तरह से मौजूद है। Current web consists of unstructured or semi-structured text formatted for human reader using HTML language. जो करंट वेब में है, डेटा जो है ये कंसिस्ट करता है, ये डेटा अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट फॉर्म में मौजूद है, जो जिसको इसको इस तरह से फॉर्मेट किया गया है ताकि इसको ह्यूमन अच्छी तरह से पढ़ सके, देख सके। और कौन सी लैंग्वेज यूज किया गया है? HTML लैंग्वेज के लिए यूज किया गया है। तो आप जो भी मौजूदा वेब में जो भी वेबसाइट आप देखते हैं वो HTML लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया है, और HTML मार्कअप ओनली प्रोवाइड द वे to structure and present information on web pages but doesn't refer to its content. HTML markup क्या करता है? HTML markup सिर्फ डेटा को स्ट्रक्चर करता है और प्रेजेंट करता है वेब पेजेस पे, बट डजंट रेफर टू इट्स कंटेंट, और उसको कुछ नहीं पता होता कि ये जो डेटा इसमें मौजूद है, जो कंटेंट मौजूद है, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो है क्या। फॉर एग्जाम्पल, the job of understanding the content and extracting useful information is left to the user. Understanding and extracting of information is almost impossible by machine. तो HTML मार्कअप जो है वो सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करता है और कंटेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। अब डेटा को अंडरस्टैंड करना और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना ये यूजर पे छोड़ा जाता है, कि यूजर खुद सर्च करे कि उसको क्या इंफॉर्मेशन इसमें से चाहिए होता है, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बाय मशीन। मशीन का मतलब यहाँ पे जैसे गूगल, याहू वगैरह कि जाके वो सर्च करके वो यूजफुल इंफॉर्मेशन ले आए, ये तकरीबन नामुमकिन है कि वो गूगल और याहू जाके उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके ले आए। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि जब आप सर्च कर रहे थे कि हु इज चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो गूगल और याहू बिल्कुल एग्जैक्टली डॉक्टर एहसान आपके लिए नहीं ला सका, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो सिर्फ कीवर्ड सर्च इंजन यूज करते हुए आपके लिए लिंक्स ले आता है, और ये डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट करना कि उसमें से डॉक्टर एहसान एक्सट्रैक्ट करना कि ये चेयरमैन डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, ये आपका अपना काम है कि आप हर लिंक को क्लिक करे, देखे, जाके पढ़े, देखे और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाले। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है HTML की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिया हुआ है एक कोर्स के बारे में, HTML कोड डिस्क्राइबिंग द कोर्स डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जहाँ पे इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोर्स का नाम डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हेडिंग है, और हेडिंग के नीचे इटॉलिक फॉर्म में लिखा है बाय प्रोफेसर जॉर्ज लॉजन, कि इसको प्रोफेसर जॉर्ज लॉजन टीच करता है इस कोर्स को इन विंटर सेमेस्टर 2008-9। मजीद इंफॉर्मेशन कि इस कोर्स को
2008-2009 में विंटर सेमेस्टर में ऑफर किया गया। 8 डेबिस डिपार्टमेंट का नाम है। तो ये एक HTML कोड है जो सिर्फ आपको हेडिंग देता है, इसको हेडिंग दिया जाए, इसको इटैलिक लिखा जाए, मतलब ये जो हम ऊपर कह रहे थे कि HTML जो मौजूदा वेब है वो HTML लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाया गया है। और HTML का प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है और डेटा के बारे में खुद कुछ नहीं जानता। अब चूंकि वो खुद नहीं जानता तो डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो जो यूजर होता है, जो बंदा, जो इंसान इसको एक्सेस कर रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर इंफॉर्मेशन को पढ़े और अपने काम का डेटा उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे। जो मशीन होता है जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, वो ये इंफॉर्मेशन, वो डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा की कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि डेटा की कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, टेक्स्ट फॉर्म में मौजूद है। अब मैं एक और स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोबारा से यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। मैं ये ये मैं खोलता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये एक HTML पेज है, ये एक मौजूदा वेब में हमारे पास एक वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की। तो जैसे कि हम अभी कह रहे थे कि जैसे हम कह रहे थे कि जो हमारे पास जो भी वेब, मौजूदा वेब में जो डेटा मौजूद है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है। जैसे आप देखें कि ये डिस्क्रिप्शन, ये टेक्स्ट फॉर्म में अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब कि कोई खास फॉर्मेट नहीं है। जैसे अगर आपने डेटाबेस इंफॉर्मेशन, डेटाबेस का कोर्स आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे खास डेटा की एक खास स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे टेबल्स फॉर्म में। और आपको इंफॉर्मेशन सर्च करना बड़ा आसान होता है। आप जस्ट कुछ टाइप करते हैं, क्वेरी लिखते हैं और वो इंफॉर्मेशन ले आता है, फौरन एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन ले आता है, क्योंकि डेटा की एक स्ट्रक्चर है वहाँ पे, टेबल फॉर्म में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए डेटा एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेटा यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक करंट वेब की एग्जांपल है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की वेबसाइट है कि यहाँ पे डेटा इन्होंने जो प्रेजेंट किया है, जो वेबसाइट बनाया गया है, ये HTML लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया है। और HTML जो मार्कअप्स होते हैं वो सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, कि जैसे यहाँ पे इन्होंने इस तरह से हेडिंग दी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान पर, हेडिंग के नीचे इन्होंने क्लासिफिकेशन की है कि एडमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट्स, और ये सारी इन्होंने मतलब HTML के थ्रू, ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो आप जो भी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, आप जाके खुद ही पढ़ते हैं उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे आप, एक तरीका तो ये था कि हमने देखा कि अगर आपने सर्च करना है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का चेयरमैन कौन है, आप गूगल पे आपने टाइप किया, तो गूगल पे जब आपने टाइप किया तो वो बहुत सारे लिंक ले आए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि दूसरा तरीका ये था कि आप डेटा खुद रीड करें, उसमें से एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। फर्स्ट को अगर आपको चाहिए, आपको ये सर्च करना हो कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट का चेयरमैन कौन है, तो आप जाएंगे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, फिर आप जाएंगे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और वहां से आप जाएंगे फैकल्टी, और फैकल्टी में आप देखेंगे कि डॉक्टर एहसान इज द चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। तो ये मौजूदा वेब में हम देखते हैं कि डेटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म या सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है, और इसको
HTML के टैग्स यूज करते हुए बनाया गया है। अभी हम दोबारा अपने स्लाइड्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक दोबारा मैं इसको रिव्यू करता हूँ कि वाई सेमेंटिक वेब। तो हमने देखा कि जो आपके पास जो आपका जो मौजूदा वेब है उसमें प्रॉब्लम ये है कि डेटा आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें प्रॉब्लम है कि डेटा जो वेब पे मौजूद डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड और सेमी अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद होता है और वो HTML लैंग्वेज यूज करते हुए बनाया गया। और HTML का प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा को रिप्रेजेंट और स्ट्रक्चर तो दे देता है लेकिन वो कंटेंट के बारे में नहीं जानता कि इंफॉर्मेशन है क्या इसके अंदर। और वो जो कंटेंट को अंडरस्टैंड करना और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना वो यूजर पे छोड़ा जाता है कि खुद ही पढ़े उसको, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे। और अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बाय मशीन। जो आपके पास मशीन है गूगल याहू वगैरह, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उनके लिए कि वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके क्योंकि डेटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। ये हमने एग्जांपल भी देखी कि ये एक कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, HTML के टैग्स, हेडिंग, इटालिक ये वगैरह यूज करते हुए बनाया गया है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे। ओके, तो हमने प्रॉब्लम हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि मौजूदा वेब में का प्रॉब्लम क्या है। अब हम देखते हैं कि सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला है। जो सेमेंटिक वेब का विजन उन्होंने प्रेजेंट किया है कि सेमेंटिक वेब होना चाहिए। तो सेमेंटिक का मतलब मीनिंग होता है बेसिकली। हम देखते हैं कि सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला है, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। Semantic web approach to solve this problem is the replacement of HTML by more appropriate language that represent web content in more machine processable form. तो उन्होंने जो सेमेंटिक वेब का जो विजन उन्होंने पेश किया है कि मौजूदा करंट वेब का जो प्रॉब्लम है कि आप यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने अप्रोच उसके लिए ये निकाला है कि आप जो ऑलरेडी जो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे डेटा को HTML से, HTML की बजाय आप क्या करें, कोई और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करें ताकि डेटा को मोर मशीन प्रोसेसेबल फॉर्म में लाया जा सके। मशीन प्रोसेसेबल फॉर्म का मतलब ये है कि कोई क्वेरी इंजन, कोई सर्च इंजन डेटा को अंडरस्टैंड कर सके और उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सके। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि मशीन प्रोसेसेबल का मतलब क्या है। मैं एक और स्क्रीन आपके लिए शेयर कर रहा हूं। लेट्स से ये हमारे पास एक टेबल है कि जिसमें डेटा मौजूद है कि डिपार्टमेंट उनके चेयरपर्सन, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का अगर आप देखें तो चेयरमैन डॉक्टर एहसान, फिजिक्स का डॉक्टर अजब कासी, इकोनॉमिक्स का डॉक्टर अहमद, मैनेजमेंट साइंसेस का डॉक्टर जान मोहम्मद। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम अपने वेब सेमेंटिक वेब का जो जो विजन है वो ये है कि डेटा को इस तरह से कोई खास स्ट्रक्चर दिया जा सके, स्ट्रक्चर्ड हो डेटा आपका वहाँ पे मौजूद। जब स्ट्रक्चर्ड होगा तो उसका फायदा ये होगा कि आप डेटा को जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ले आएगा। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस का चेयरमैन कौन है, तो आप सिंपल क्या लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट चेयरपर्सन फ्रॉम, फॉर एग्जांपल ये जो डेटा पड़ा हुआ है ये फ्रॉम फैकल्टी, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स where department is equal to computer science आप लिखते हैं।
आपने देखा होगा जब आप इस तरह की एसक्यूएल क्यूरी लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास फौरन रिजल्ट आ जाता है। डॉक्टर एहसानुल्लाह, ये आपके पास आ जाता है क्योंकि आपने सिंपल लिखा कि चेयरमैन कौन है, जबकि डिपार्टमेंट क्या, वेयर डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर साइंस, तो आपके पास रिजल्ट डॉक्टर एहसानुल्लाह फौरन आ जाता है, एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा पीछे एक स्ट्रक्चर है, उसका एक टेबल फॉर्म में मौजूद है। तो सेमेंटिक वेब का अप्रोच ये है कि वो इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करता है कि एचटीएमएल लैंग्वेज को रिप्लेस किया जाए किसी ऐसी एप्रोप्रिएट लैंग्वेज से कि वो डेटा को रिप्रेजेंट करे मोर मशीन प्रोसेसेबल फॉर्म में, कि कोई स्ट्रक्चर दे सके उसको डेटा को। टिम बर्नर्स-ली प्रेजेंटेड हिज विजन ऑफ सेमेंटिक वेब इन इन ये कोई रिसर्च पेपर का नाम है। वेयर इन एडिशन, ये जहाँ भी यहाँ पे इस तरह का नंबर होगा उसका मतलब ये है कि वो कोई लिटरेचर होगा। तो आप जाके डिटेल में वो पढ़ सकते हैं कि टिम बर्नर्स-ली ने क्या सेमेंटिक वेब का विजन किया। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको इस तरह का नंबर नज़र आए तो ये बेसिकली कोई वो होगा, कोई रिसर्च पेपर होगा। जैसे इस केस में हमारे पास अगर आप एलएमएस के साइट पे जाएँ तो आखिरी जो पोर्शन है वहाँ पे रिसर्च लिटरेचर के नाम से एक स्लाइड्स मौजूद है, जहाँ पे वो डिटेल रिसर्च पेपर्स या जो भी मटेरियल है उसके बारे में दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खोलता हूँ ये, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर मैं ढूँढ सकूँ उसको, हाँ, ये जैसे एक स्लाइड है लिटरेचर के नाम से, जहाँ भी आपको 1, 2, 3 इस तरह से नज़र आए तो बेसिकली वो उस लिटरेचर के बारे में है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जैसे टिम बर्नर्स-ली ने जो सेमेंटिक वेब का विज़न पेश किया था वो इसमें मौजूद है। आप डिटेल में ये फिर इस रिसर्च पेपर को पढ़ के अ, पढ़ लें इसको इसे, ताकि समझ में आ जाए कि सेमेंटिक वेब है क्या। तो ये जहाँ भी इस तरह का नंबर हमारे स्लाइड्स में मौजूद होगा वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि मैंने किसी आगे जाके मैंने इसको अपलोड भी किया हुआ है एज़ ए पीडीएफ। तो मैं दोबारा अपने स्लाइड्स पे आता हूँ। ये हमारा तो टिम बर्नर्स-ली ने टिम बर्नर्स-ली Tim Berners-Lee presented his vision of semantic web, where in addition to being human-readable, information on web is made more accessible by giving it well-defined meaning in machine-processable way. टिम बर्नर्स-ली जो साइंटिस्ट जिसने सेमेंटिक वेब का विजन पेश किया, उसका विजन ये था कि ठीक है, वेब इसी तरह से इसी फॉर्म में हो कि उसको ह्यूमन पढ़ सके जिससे मौजूदा वेब है, लेकिन ऑन द बैक एंड डेटा वेब को इस तरह से एक्सेसिबल बनाया जा सके कि उसको कोई डेटा जो उसमें मौजूद है उसको कोई मीनिंग दी जा सके, उसको कोई स्ट्रक्चर दिया जा सके कि उसको मशीन भी प्रोसेस कर सके। जैसे बताया गया कि मौजूदा वेब को सिर्फ ह्यूमन प्रोसेस कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, मशीन उसको प्रोसेस नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। मशीन अंडरस्टैंड नहीं करता कि ये क्या इन्फॉर्मेशन इसमें पड़ी हुई है, ताकि अगर कोई यूजर कुछ सर्च करना चाहे तो वो एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन ले आए। तो टिम बर्नर्स-ली ने कहा कि इन एडिशन टू बीइंग ह्यूमन रीडेबल, इंफॉर्मेशन ऑन वेब इज मेड मोर एक्सेसिबल, मशीन इंफॉर्मेशन को मजीद एक्सेसिबल किया जाए बाय गिविंग इट वेल डिफाइंड मीनिंग, कि इंफॉर्मेशन को कुछ मीनिंग दी जाए, कोई स्ट्रक्चर दिया जाए। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम एक्सएमएल कहते हैं, एंड रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क आरडीएफ, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क जिसको हम शॉर्टली आरडीएफ कहते हैं, आर द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस proposed by W3C,
जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम कहते हैं, टू रिप्रेजेंट सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑन वेब। तो सेमेंटिक वेब में इन दो लैंग्वेजेस, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सएमएल और आरडीएफ को प्रपोज किया गया है बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, जो कमेटी है जिसने सेमेंटिक वेब पे जो काम कर रहा है। उन्होंने इन दो लैंग्वेजेस को प्रपोज किया ताकि जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको, वेब पे मौजूद जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन दो लैंग्वेजेस को एचटीएमएल की जगह प्रपोज किया गया। हम देखेंगे कि ये दो लैंग्वेज की जो प्रॉपर्टीज है या जो इसके फीचर्स है, हम देखेंगे कि वो किस तरह से इन डेटा को जो है एक शेप दे देता है। जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा वेब में मौजूद है वो किस तरह से उसको एक स्ट्रक्चर दे देता है। XML overcomes the shortcoming of HTML that provide only fixed set of text for visual representation of information। जैसे कहा गया कि HTML सिर्फ कुछ टैग्स प्रोवाइड करता है जो सिर्फ डेटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, जैसे हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक, इस तरह की चीजें। वो HTML बहुत कम टैग्स प्रोवाइड करते हैं और वो जो सिर्फ डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। बाकी वो डेटा को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करता HTML के टैग्स। तो इस कमी को दूर करने के लिए XML को प्रपोज किया गया। ये जो नीचे लिंक्स दिए गए, तो ये लिंक्स में जाके आप जैसे ये XML1, RDF2 या W3C जो कमेटी है सेमेंटिक वेब को मतलब डेवलप करने वाली जो कमेटी है, ये इन लिंक्स पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि XML क्या है। पूरा आप दिया हुआ है कि RDF क्या है, उसका फॉर्मेट किस तरह से है। तो आप इन लिंक्स में जाके इनको देख सकते हैं। तो इस स्लाइड्स में हमने ये देखा कि सबसे पहले तो पिछले 2 स्लाइड्स में हमने देखा कि मौजूदा वेब में प्रॉब्लम क्या है। हमने देखा कि मौजूदा वेब में प्रॉब्लम ये है कि डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है उसमें। ह्यूमन को खुद ब्राउज़ करके उसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। क्योंकि डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए जो सर्च इंजन्स है या जो मशीन्स है, गूगल, याहू वगैरह, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए ले आए, क्योंकि डेटा की कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। तो और हमने देखा कि उसका प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम मौजूदा वेब में डेटा को HTML टैग्स के थ्रू हम जो है बनाते हैं, और HTML के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ कुछ टैग्स प्रोवाइड करते हैं जो सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करता है और उसके कंटेंट को नहीं जानता। तो सेमेंटिक वेब अप्रोच ये है कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जाए कि HTML को रिप्लेस किया जाए by more machine processable by appropriate language, ऐसी लैंग्वेजेस से जो डेटा को रिप्रेजेंट करे मोर मशीन प्रोसेसेबल फॉर्म में। टिम बर्नर्स-ली ने, जो एक साइंटिस्ट है, इसने सेमेंटिक वेब का विजन पेश किया और इसका विजन ये था कि इन एडिशन टू बीइंग ह्यूमन रीडेबल, कि डेटा ठीक है इसी फॉर्म में हो कि इसको यूजर पढ़ भी सके, लेकिन ऑन द बैक एंड डेटा को कोई स्ट्रक्चर भी या कोई मीनिंग भी दिया जा सके ताकि मशीन भी उसको एक्सेस कर सके, यानी गूगल, याहू भी उसको एक्सेस कर सके। फिर इस पर्पस के लिए जो इसने बात की कि HTML को रिप्लेस करे किसी लैंग्वेज से, तो उन्होंने XML और RDF को, इस दो पॉपुलर लैंग्वेज को W3C ने प्रपोज किया ताकि HTML को रिप्लेस कर सके और जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। तो अभी हम XML के बारे में पहले देखेंगे कि XML किस तरह से काम करता है। XML allow user to define their own tags in order to indicate the type of content annotated by that tag. XML HTML के मुकाबले में XML यूजर को ये फ्रीडम देता है कि वो अपना खुद टैग डिफाइन करे ताकि जो डेटा का कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट कर सके। HTML में वो यूजर को ये फैसिलिटी नहीं देता। HTML के अपने कुछ टैग्स होते हैं
जबकि एक्सएमएल यूजर को ये फ्रीडम देता है कि वो अपना टैग खुद डिफाइन करे और उन टैग के अंदर जो है अपना इंफॉर्मेशन वो डाले कि क्या इंफॉर्मेशन वो रखना चाहता है उसमें. XML data is far more machine processable because every piece of information and their relation are represented through user defined tags. XML data ये ज्यादा machine processable form में है, यानी ये ज्यादा structured form में रखता है data का. Because every piece of information and their relation are represented through user defined tags. क्योंकि ये जो भी information होती है या जो भी relation information के बीच में होती है, ये डिफाइन करता है किस तरह से यूजर डिफाइंड टैग्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल इन द एक्सएमएल, फॉर एग्जांपल ये एक एक्सएमएल कोड है डिस्क्राइबिंग द डेटाबेस इन्फॉर्म. ये बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन है डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक कोर्स है जो डॉक्टर प्रोफेसर जॉर्ज लाउजन पढ़ाता है, इस विंटर सेमेस्टर 2008 में पढ़ाता है और किस चेयर में या किस डिपार्टमेंट में, डेविस में. हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि वो HTML फॉर्म में, अगर मैं पिछली स्लाइड्स में जाऊं तो पिछली स्लाइड्स में HTML फॉर्म में वो इस तरह से पढ़ा हुआ था कि हेडिंग कोर्स का नाम ये है बाय इटालिक करके बाय दिस, यानी ये सिर्फ हम HTML टैग हेडिंग इटालिक ये इस तरह से यूज करते हुए हम उस कोर्स को वेबसाइट पे दिखा रहे थे. लेकिन यहाँ पे वही कोर्स हमने XML फॉर्म में लिखा है और XML HTML के मुकाबले में ये इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये यूजर को फ्रीडम देता है कि वो खुद अपना टैग डिफाइन करे. फॉर एग्जांपल इन द XML डेटा बिलो द नेम, टीचर, सेमेस्टर एंड चेयर tags appear within the course tags describing the properties of particular course. अगर आप इस XML कोड को देखें, XML रिप्रेजेंटेशन देके इस इंफॉर्मेशन की इस कोर्स के बारे में देखिए, यूजर खुद अपना टैग डिफाइन कर सकता है. जैसे वो इंफॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में देना चाह रहे हैं तो पहले वो टैग डिफाइन करेगा कि ये कोई कोर्स है, फिर उस कोर्स लिखेगा क्योंकि आप कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. फिर उसके अंदर वो कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा अपना कि नेम, कोर्स का नेम ये है डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम. टीचर, इस कोर्स का टीचर ये है प्रोफेसर डॉक्टर जॉर्ज लाउजन. सेमेस्टर, ये कोर्स इस सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा विंटर सेमेस्टर 2008-9. और चेयर, और इस डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाएगा डेविस. तो आप देखिए कितना अच्छा उन्होंने XML में आप किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि आप कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कोर्स, फिर उसके अंदर उसके प्रॉपर्टीज के एक कोर्स है जिसका नेम ये है, जिसका टीचर ये है, जिसका सेमेस्टर ये है, चेयर ये है. तो आप देखिए कि HTML के मुकाबले में यहाँ पे आप डेटा को अपना टैग डिफाइन करके उसको इस तरह से स्ट्रक्चर दे सकते हैं. नेम, टीचर, चेयर अपीयर विद इन द कोर्स टैग, क्योंकि ये नेम, टीचर, सेमेस्टर, चेयर ये कोर्स टैग के अंदर आता है, इसलिए आप इसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं. इसलिए जो है डेटा ये मोर मशीन प्रोसेसेबल है क्योंकि यूजर अपना खुद टैग डिफाइन कर सकता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनके बीच में जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. XML provides means to define the structure of data through schema language DTD, DTD and XML schema. However, it lacks the mean to provide the semantic meaning of data. अब XML हमने देखा कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी खूबी ये है कि ये यूजर को मीन्स टू फ्रीडम देता है कि प्रोवाइड मीन्स ये आपको फैसिलिटी देता है कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा थ्रू स्कीमा लैंग्वेज. ये स्कीमा लैंग्वेज यूज करते हुए, XML स्कीमा या DTD यूज करते हुए यूजर को ये फैसिलिटी देता है कि वो अपने डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करे. However, it lacks the mean to provide the semantic of data. Still, XML में अभी भी एक चीज लैक करती है कि वो अभी भी वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता कि आप डेटा की मीनिंग को या सेमेंटिक को आप डिफाइन कर सके. एक स्ट्रक्चर तो फिर भी दे सकते हैं लेकिन उसकी
मीनिंग को अभी भी वो ये फैसिलिटी नहीं दे सकता कि आप डेटा की मीनिंग को डिफाइन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अब हम देखेंगे कि एक्सएमएल की डिसएडवांटेजेस क्या है। एक हद तक तो ठीक है, वो एचटीएमएल से बेहतर है, लेकिन फिर भी हमारा पर्पस फुलफिल एक्सएमएल के थ्रू नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, there is no semantic associated with the nesting of tags, and interpretation of nesting is left to the applications। कि XML के अंदर जो टैग्स यूजर बनाता है, अभी तक कोई खास रूल नहीं है कि उसकी नेस्टिंग कैसी होगी, कि मतलब उसका सीक्वेंस, नेस्टिंग ऑफ टैग्स का सीक्वेंस किस तरह से होना चाहिए। और नेस्टिंग वो यूजर पे छोड़ देता है या उस एप्लीकेशन पे छोड़ता है कि वो खुद अपना नेस्टिंग डिफाइन करे। फॉर एग्जाम्पल, वो जो कोर्स डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम देख रहे थे, द 3 different XML representation in the example below express the same information। George Lawson is the teacher of database information। For example, अगर आप ये इंफॉर्मेशन देना चाहें कि जॉर्ज लाउजन इज द टीचर ऑफ डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप XML में इन 3 डिफरेंट तरीकों से आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका तो ये है कि आप कोर्स टैग डिफाइन करें कि कोर्स का नेम ये है, टीचर ये है। नेम इज डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, टीचर इज जॉर्ज लाउजन। मेन इंफॉर्मेशन आप ये देना चाह रहे हैं कि जॉर्ज लाउजन टीचर है डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का। एक तरीका तो ये है कि आप कोर्स टैग डिफाइन करें कि कोर्स का नेम ये है, टीचर ये है। एक तरीका ये भी है कि आप क्या करें, टीचर टैग डिफाइन करें कि टीचर का नाम जॉर्ज लाउजन है, टीचर्स डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि टीचर का नाम जॉर्ज लाउजन है और वो इस कोर्स को पढ़ाता है। और एक तीसरा तरीका इसी सेम इंफॉर्मेशन है, इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टीचिंग ऑफरिंग, एक टैग डिफाइन करें टीचिंग ऑफरिंग, और उसके अंदर आप कहें कि कोर्स इज डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टीचर इज जॉर्ज लाउजन। तो XML रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट जॉर्ज लाउजन इज टीचर ऑफ, तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन कि जॉर्ज लाउजन इज द टीचर ऑफ डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप तीन डिफरेंट तरीकों से आप उसको डिफाइन टैग्स की नेस्टिंग कर रहे हैं कि आप कोर्स टैग में इसको डिफाइन करें या टीचर टैग में या टीचिंग ऑफरिंग टैग में। तो इसकी डिसएडवांटेज, जो हमारा पर्पस था कि इस तरह होना चाहिए, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये अभी भी XML में ये खामी है, या XML इस चीज को लैक करता है कि वो टैग्स की नेस्टिंग को यूजर पे छोड़ता है। कोई खास फिक्स रूल नहीं है कि इस तरह से लिखा जाए, कोई खास वो एक स्ट्रक्चर नहीं देता है वो। और वो आप क्या करते हैं, आप सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है इसमें। फिर हम आगे जाएंगे, हम देखेंगे कि अगर यूजर को आप अलाउ करते हैं कि वो अपनी एक ही इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से नेस्टिंग कर ले, तो फिर आप आगे जाके देखेंगे कि जब आप इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहेंगे कि फर्ज करो जॉर्ज लाउजन कौन सा कोर्स पढ़ाता है या किस कोर्स का टीचर है, तो आपको उसको क्वेरी करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टैग्स की नेस्टिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से रखा हुआ है। एक यूजर ने ये इंफॉर्मेशन इस तरह से रखा हुआ है किसी वेबसाइट पे, एक यूजर ने किसी इस तरह से रखा हुआ है इस तरह से, तो वो लैंग्वेज के लिए उसके लिए प्रॉब्लम होगी यूजर के लिए क्वेरी लिखने के लिए। उसको नहीं पता होगा कि डेटा इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, डेटा इस फॉर्म में पड़ा हुआ है या डेटा इस फॉर्म में पड़ा हुआ है। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर आप डेटा का कोई खास फॉर्मेट होना चाहिए कि आपको जब आप क्वेरी लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा किस फॉर्म में मौजूद है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। जब आप रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं जैसे ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, इनकी खूबी ये है कि ये एक खास स्ट्रक्चर डेटा का देता है और आपको पता होता है कि डेटा किस तरह से पड़ा हुआ है और इसी तरह से आप अपनी क्वेरी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम देख रहे थे वो ये जो हम इंफॉर्मेशन देख रहे थे कि चेयरपर्सन कौन है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का, तो आपने देखा कि डेटा एक खास स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है। आपके जहन में है कि एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम्स है, एक में डिपार्टमेंट है, एक में चेयरपर्सन है।
तो आपको पता था कि डेटा इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो टेबल्स फॉर्म में ही होता है डेटा, और आपको पता था, तो आप सिंपल आपने क्या लिखा, सेलेक्ट चेयरपर्सन, मुझे चेयरपर्सन चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर साइंस। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, डॉक्टर एहसान आ गया आपके पास, क्योंकि डेटा आपके पास एक खास स्ट्रक्चर में मौजूद था, तो आपके लिए सर्च करना आसान था। आपको पता था कि ये जो डेटा है, इस टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स है, और मुझे चेयरपर्सन चाहिए, किसके लिए, डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर साइंस। लेकिन लेकिन एक्सएमएल में ये प्रॉब्लम है कि ठीक है, एक्सएमएल आपको टैग, आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने टैग्स खुद डिफाइन कर ले, लेकिन जो नेस्टिंग ऑफ टैग्स है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि टैग्स की नेस्टिंग इस तरह से होनी चाहिए। इसलिए सेम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से लिखा जा सकता है, और प्रॉब्लम ये है कि जब डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट यूजर एक इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से लिखेगा, और जो डेटा सर्च करने वाला होगा, जो यूजर होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि डेटा किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए डेटा सर्च करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक लैक है एक्सएमएल का, और इसी को हम लेंगे और हम देखेंगे कि एक्सएमएल के मुकाबले में आरडीएफ इससे बेहतर डेटा रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, क्योंकि हमने पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि जो टिम बर्नर्स-ली है, जो सेमेंटिक वेब विजन का जिसने आइडिया पेश किया था, उन्होंने ये आइडिया पेश किया था कि एचटीएमएल को रिप्लेस किया जाए किसी ऐसे लैंग्वेज से जो मोर मशीन प्रोसेसेबल हो, जो डेटा को कुछ स्ट्रक्चर दे सके। और हमने देखा था कि उन्होंने एक्सएमएल और आरडीएफ को प्रपोज किया था डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमने देखा कि एक्सएमएल जो है किसी हद तक एचटीएमएल के मुकाबले में एक अच्छी लैंग्वेज है, कि यूजर को ये फैसिलिटी देता है कि वो अपने टैग्स खुद डिफाइन करे और इंफॉर्मेशन दे दे। लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि नेस्टिंग ऑफ टैग्स कोई खास वो नहीं है, यूजर पे छोड़ता है कि वो खुद डिफाइन करे अपनी नेस्टिंग। और नुकसान उसका हमने देखा कि ये है कि जब आप एक इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट नेस्टिंग यूज करेंगे, तो फिर यूजर जो इसको सर्च कर रहा होगा डेटा को, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो किस फॉर्म में अपनी क्वेरी लिखे, जबकि उस डेटा डिफरेंट उसमें अगर स्ट्रक्चर डेटा का मौजूद हो। तो इसलिए हम देखेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में कि आरडीएफ के बारे में देखेंगे कि आरडीएफ इस एक्सएमएल के मुकाबले में कैसे बेहतर है। ओके, तो अगर आप देखें तो जो मौजूदा वेब है, इसमें जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, HTTP टू ट्रांसफर ऑन द वेब। वेब में जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो आप HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं टू एड्रेस द डेटा। जब आप डेटा को कोई चीज देखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, URL या URI लिखते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का डेटा देखना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, www.uab.edu। URI या URL, डेटा को एड्रेस करने के लिए आप उसका URI URL लिखते हैं। टू डिस्प्ले द डेटा, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए जो डेटा आ रहा होता है किसी वेबसाइट पे, तो आप क्या यूज करते हैं, HTML लिखते हैं। टू एक्सचेंज द डेटा, जो मौजूदा वेब है इसमें डेटा जब आप एक्सचेंज करते हैं एक इंफॉर्मेशन दूसरे साइट पे ट्रांसफर करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए आप XML लैंग्वेज यूज करते हैं। टू अंडरस्टैंड द डेटा, अब ये प्रॉब्लम है कि डेटा को अंडरस्टैंड कैसे किया जाए, ये हम देखेंगे कि अब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज किया जाए कि डेटा को अंडरस्टैंड कर सके मशीन और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन ला सके। तो मौजूदा वेब में आप ये चीजें तो अवेलेबल है कि डेटा ट्रांसफर करना है तो HTTP प्रोटोकॉल, डेटा एड्रेस करना है, डेटा देखना है या डेटा लाना है कहीं से, उसका URL URI आप लिखते हैं। डेटा डिस्प्ले करना है, कोई वेबसाइट बनाते हैं, डेटा अपना डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप HTML के थ्रू एक्सचेंज द डेटा। नॉर्मली ऑन द वेब डेटा एक्सचेंज किया जाता है कि एक डेटा एक साइट से दूसरी साइट पे, तो आप XML लैंग्वेज यूज करते हैं।
लेकिन अभी भी एक चीज़ जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन-सी लैंग्वेज वो की जाए, क्योंकि डेटा अभी भी अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। तो हम देखेंगे कि आरडीएफ को कैसे यूज़ किया जा सकता है डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये एक अगर आप सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज़ का एक लेयर केक अगर आप देखें, तो इस फॉर्म में है कि आपके पास यूआरआईज़ होते हैं, जैसे यूआरएल, नेम स्पेसेस होते हैं, यूनिकोड, एक्सएमएल, आरडीएफ, आरडीएफ स्कीमा, फिर ओंटोलॉजीज़, फिर स्पार्कल आरडीएफ डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये पूरा एक एक लेयर है उसका सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज़ का कि लो लेवल पे ये चीज़ अवेलेबल होती है, फिर ये आरडीएफ डेटा होता है, ये क्वेरी लैंग्वेज होती है, ओंटोलॉजीज़। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी इसमें से हम ये देख लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे हम एंड करते हैं, फाउंडेशन सिमेंटिक वेब का। हमने देखा कि सिमेंटिक वेब की ज़रूरत क्यों है? क्यों मौजूदा वेब काफ़ी नहीं है? तो हमने देखा कि मौजूदा वेब में प्रॉब्लम ये है। फिर हमने देखा कि सिमेंटिक वेब का विज़न पेश किया गया कि किस तरह से जो मौजूदा वेब में जो जो लैक है या जो प्रॉब्लम है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम देखेंगे मज़ीद कि जो हाँ, उसमें फिर हमने देखा कि प्रॉब्लम मेन जो है वो एचटीएमएल लैंग्वेज है क्योंकि वो सिर्फ डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए है और वो कंटेंट को नहीं समझता। तो हमने देखा कि उन्होंने प्रपोज किया कि इसकी जगह एक्सएमएल और आरडीएफ को प्रपोज किया कि ये बेहतर लैंग्वेज है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वेब पे। और हमने देखा कि एक्सएमएल किसी हद तक काफ़ी बेहतर है एचटीएमएल से कि आप यूज़र को अलाउ करता है कि अपने टैग्स खुद डिफाइन करे। लेकिन फिर हमने देखा कि उसमें फिर प्रॉब्लम ये है कि वो मीनिंग अभी भी नहीं दे सकता, जैसे नेस्टिंग ऑफ टैग्स कि किस तरह से होना चाहिए। वो यूज़र पे छोड़ दिया या एप्लीकेशन पे छोड़ दिया कि अपनी टैग्स की नेस्टिंग करे। तो जब आप एक इन्फॉर्मेशन की डिफरेंट तरीकों से नेस्टिंग करेंगे तो यूज़र के लिए एक प्रॉब्लम होगा कि वो अपनी क्वेरी किस तरह से लिखेगा। फिर हम देखेंगे कि जो आरडीएफ है सॉल्यूशन, वो उसका डेटा मॉडल किस तरह से वो किस तरह से अच्छा है एचटीएमएल और एक्सएमएल से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये लेक्चर सुनने के बाद जब हमारा ट्यूसडे को 10 बजे क्लास होगी, तो अगर कोई क्वेश्चन इसमें वो है इंटरैक्टिवली, फिर आप पूछ लें मुझसे, कुछ समझ में नहीं आया या कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मुझसे पूछ लें। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा, फिर कल इंशाल्लाह ट्यूसडे 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।